सो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज बात करेंगे आज से तकरीबन 16-17 साल पहले का वो किस्सा जिसने पूरे देश की आत्मा को हलून के रख दिया था। और वो किस्सा था दिल्ली के नज़दीक यूपी के बड़े शहर नोएडा के सेक्टर 31 का, जहाँ पे एक पुराना छोटा सा गांव भी हुआ करता था, आज भी है, जिसका नाम है निठारी। और वो केस निठारी कांड से मशहूर हुआ था। उसी सेक्टर 31 के निठारी गांव के पास एक आलीशान कोठी हुआ करती थी, जिसका मालिक आज बाइज्जत बरी हुआ है और उसका नाम है मनिंदर सिंह पंधेर। और उसका नौकर सुरेंद्र अलियास सतीश कोहली, ये उसका नौकर उसके साथ रहता था। और पंधेर वहाँ पे अकेला रहता, तो उसकी पूरी फैमिली चंडीगढ़ और उसके पास मोहाली, वहाँ पे इसके 2 घर हुआ करते थे जो शायद आज भी हैं। यह आदमी कुछ इंजीनियरिंग का काम करता था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम, बिजनेसमैन, और दिल्ली में अपने काम के सिलसिले में नोएडा में घर लेके रखा था, जहाँ पे नौकर था सुरेंद्र। कहा जाता है तभी इल्ज़ाम लगा था कि उस घर में कुछ हैंकी पैंकी होता था, लेकिन क्या होता था किसी को पता नहीं। अचानक 2005 की फरवरी में एक बच्चा वहाँ से गुम होता है, एक लड़की 7-8 साल की। और उसके बाद करते करते 7-8 बच्चे और कुछ 2 यंग औरतें भी लापता हो जाती हैं। और ये लापता होने का सिलसिला चालू रहता है 2006 के अक्टूबर तक। 8 लोगों के गुम होने की शिकायत आती है, लेकिन लोकल पुलिस के कान पे जू नहीं रेंगती है। कोई काम की इन्वेस्टिगेशन नहीं होती, उनको ढूंढने की कोशिश नहीं होती, क्योंकि गुम होने वाले बच्चे गरीब परिवारों के थे। कोई पान बेचने वाला, कोई साइकिल के पंक्चर लगाने वाला, कोई गोलगप्पे की रेहड़ी, कोई सब्जी की रेहड़ी, कोई दूध बेचने वाला, और वो औरतें लोगों के घरों में काम करने वाली, एक धोबी भी था। तो इस किस्म के गरीबों की सुनवाई कौन करता है, आपको अच्छी तरह मालूम है। किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। और अचानक एक दिन उस गांव के किसी लोकल आदमी को पंधेर के कोठी बंगले के पीछे वाले गंदे नाले में एक हाथ दिखाई देता है। गांव में सनसनी मच जाती है। पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है, और जब उस नाले की छानबीन की जाती है तो कुछ और मांस के टुकड़े और हड्डियां मिलती है, तो और सनसनी फैलती, हो हल्ला हो जाता है। देश भर का अखबार मीडिया उसके पीछे कि गंदे नाले में तैरते हुए ह्यूमन अंगों के हिस्से कहाँ से आए। उसी नाले के साथ एक डॉक्टर की क्लिनिक थी, जहाँ पे ऑपरेशन वगैरह भी किए जाते थे। और पहले तो लोगों को शक हुआ कि शायद उस हॉस्पिटल में कुछ ऐसा हादसा हुआ होगा जिसको लेके किसी बॉडी को खुर्द-बुर्द करने के लिए ये काम किया गया। लेकिन बड़ी सस्टेन्ड इंटेरोगेशन के बाद वो शक की सुई डॉक्टर से हटी। लेकिन साथ ही मनिंदर सिंह पंधेर और उसके नौकर पे शुरू होती है। लोकल पुलिस जांच करती है और बॉडी के हिस्से मिलने शुरू होते हैं उसी एरिया के आसपास गंदे पानी में से। तो वाकई बहुत दिल दहला देने वाला मंजर था। अब जिन लोगों के बच्चे गुम हुए थे उन्होंने रोना धोना, कानून से गुहार लगानी शुरू की कि हो ना हो ये हमारे बच्चों के अंग। तभी एक और टुकड़ा मिलता है जिसपे कुछ कपड़े थे और वे एक औरत के शरीर का हिस्सा था।
उस कपड़े से उसके माता पिता ने पहचान लिया कि ये तो हमारी बेटी का शव का हिस्सा। तो पंधेर के ऊपर शक होता है और उसके नौकर पे शक होता है और इनको हिरासत में लिया जाता है, जिसमें नौकर गुनाह कबूल कर लेता है। बड़ी हैरानी की बात है, इतनी आसानी से दूसरे ही दिन सुरेंद्र कोहली कह देता है कि हाँ जी मैंने मारा था, लेकिन मेरे बालक का इसमें कोई हाथ नहीं है। बहुत से खुलासे किए जो बताए नहीं जा सकते। हमारी भाषा और भाषा पे संयम इस बात की इजाज़त नहीं देता कि हम बताएं कि सुरेंद्र कोहली ने अपने सो कॉल्ड इकबालिया बयान में किस तरीके से बयां किया था कि उसने उन बच्चों और औरतों के साथ क्या क्या किया, नहीं बता सकते। पंधेर साफ मुकर जाता कि मुझे कुछ पता नहीं। लेकिन जो बयान सुरेंद्र कोहली ने दिया उसको लेके हर शख्स को ये लगता था कि ये अकेला ये काम नहीं कर सकता। उसी घर में जहाँ मनिंदर सिंह पंधेर भी रहता उसको पता नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो उसको लेके जांच शुरू होती है। कुछ दिनों के बाद पंधेर को फॉर्मली अरेस्ट कर लिया जाता है। उनकी इंटरव्यू के साथ एक बार फिर नया संवाद शुरू होता है। उत्तर प्रदेश पुलिस की जांच करने के तरीके पर सवाल उठाए जाने लगते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर, वो एक एक्सपर्ट्स की टीम बनाती है जो नठेरी गांव विजिट करती है और पूरी पुलिस की इंटरोगेशन और एविडेंस को पड़ताल करती है। तो इस सिट्टे पे पहुंचती है कि ये एक बड़े लेवल का ह्यूमन ऑर्गन की स्मगलिंग का मामला लगता है। मसलन उन दिनों में किडनी की खरीदो फरोख्त बहुत जोरों पे थी। लिवर, हार्ट, इस किस्म के अंग जो एक शख्स से निकाल के दूसरे शख्स को डोनेट किए जा सकते थे ऑपरेशन के जरिए, उसका कोई रैकेट लगता है, ह्यूमन ऑर्गन स्कैंडल रैकेट। तो एक बार फिर सुई उसी डॉक्टर की तरफ जाती है कि अगर ह्यूमन ट्रांसप्लांट होता है ऑर्गन्स का तो उसी डॉक्टर की कहीं ना कहीं भागीदारी होगी। लेकिन उसी समय हो हल्ला इतना होता है, यूपी सरकार की किरकिरी हो रही होती है, मीडिया का प्रेशर बढ़ता है और उसी समय यूपी सरकार इस पूरी जांच से पल्ला झाड़ लेती है और केस सीबीआई के हवाले कर देती। और तभी शुरू होती है सीबीआई की जांच। मैं जिस दिन मुंबई से मेरे अखबार ने मुझे ये कवर करने के लिए दिल्ली भेजा, तो मैं दिल्ली मेरे लिए नई थी, मैं दिल्ली के लिए नया था, नोएडा के लिए दिल्ली से सट के बसा हुआ नया शहर। तो उस समय जी न्यूज़ में मेरे मित्र हुआ करते थे पंकज शर्मा, जो एक डॉन नाम का एक स्पेशल प्रोग्राम होस्ट किया करते थे। इरफान खान एक एक्टर हुआ करते थे, वो प्रेजेंट किया करते थे शो को। क्राइम का शो था, मुंबई के अंडरवर्ल्ड की बातें होती थी और तकरीबन हर एपिसोड में मेरे एक्सपर्ट्स कमेंट्स हुआ करते थे उस प्रोग्राम में, जिसका नाम था डॉन। तो मैंने पंकज शर्मा को रिक्वेस्ट किया कि भाई साहब आप 2 दिन मेरे साथ रहिए, मैं मुंबई से आया हूँ इसको कवर करने के लिए। तो मेहरबानी पंकज की और उसके सीनियर्स की, जिन्होंने मेरी बात मान ली और मेरे साथ 2 दिन पंकज शर्मा ने लगाए। वो खुद भी अपनी जी न्यूज़ के लिए रिपोर्टिंग करता रहा और मेरे साथ उसका सहयोग होता रहा कि लोकल पुलिस ऑफिसर और लोग उसको जानते थे, मुझे कोई जानता नहीं था। खैर, तो मैंने बहुत करीब से वो मंजर देखा है, लोगों का रोना धोना, आम लोगों में डर का माहौल, कैसे लोग घरों में खिड़कियां दरवाजे बंद करके रहते थे। बहुत सारे घरों में सिक्योरिटी गार्ड लगा लिए गए, सीसीटीवी कैमरा लगवा लिए गए और अंधेरा होने के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे लोग और दिन में बच्चों को अकेले
बाहर नहीं जाने देते थे। ये माहौल हो गया था जो मैंने देखा। खैर, CBI टेक्स ओवर इन्वेस्टिगेशन और 2009 को इनको सजा होती है 2 केसेस में। टोटल 3 केस मनिंदर सिंह पे रजिस्टर होते हैं और बाकी केस सुरेंद्र कोहली के ऊपर सारे केसों में उसका हाथ दिया जाता है, क्योंकि हर केस में वो मान जाता था कि मैंने किया। करते करते 2008 तक 16 ऐसे रिपोर्टेड केस हो गए जिनमें बच्चे या यंग औरतें गुमशुदा दिखाई गई थी, गुम थी, ढूंढे मिल नहीं रही थी। तो टोटल 16 केसेस के ऊपर CBI ने जांच शुरू की और 2009 में एक स्पेशल कोर्ट के जजमेंट में इन दोनों को फांसी की सज़ा हो जाती है। सबको बहुत अच्छा लगा कि कानून ने बहुत जल्दी तेज फैसला किया और CBI ने बहुत अच्छा काम कर लिया, दोनों को फांसी की सज़ा। लेकिन उसके बाद दोनों अपील करते, तो उसमें अपील में हाई कोर्ट भी फांसी की सज़ा को बरकरार रखता है और उसके बाद अपील होती है सुप्रीम कोर्ट में और वहाँ भी इनकी फांसी की सज़ा बरकरार रखी जाती है। अब देखिए, वही CBI की इन्वेस्टिगेशन है जिसकी वजह से लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इनकी फांसी की सज़ा बरकरार रखती है। मतलब CBI की इन्वेस्टिगेशन बराबर थी या CBI के दिए गए सबूत पर्याप्त थे, जिसमें देश की सर्वोच्च अदालत ने माना कि CBI ने जो पड़ताल की है वो सही की है और ये दोनों लोग दोषी हैं। उसके बाद प्रेसिडेंट को अपील की जाती है, प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति थे हिंदुस्तान के, और वो अपील पता नहीं क्यों बहुत लंबे समय तक पेंडिंग रहती है। और उसके बाद ये लोग फिर हाई कोर्ट को मूव करते हैं कि हमारी मर्सी पिटीशन पे हमारी मौत की सज़ा में माफ़ी देने की पिटीशन पेंडिंग पड़ी है, उस पर फैसला नहीं हो रहा। तो आज जो हमारे चीफ जस्टिस हैं भारत के सुप्रीम कोर्ट के DY चंद्रचूड़, ये उस समय इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हुआ करते थे और वहाँ पे 3 जजेस की बेंच ने इन तीनों की फांसी की सज़ा ये कहते हुए माफ़ कर दी कि इनकी मर्सी पिटीशन को इतने लंबे समय से लंबित क्यों रखा हुआ है, ये इंसान की ह्यूमन लिबर्टी के खिलाफ जाता है, तो इनकी सज़ा कम करके वापस फांसी से उम्र कैद कर दी जाती। उसके बाद फिर केस चलता है, दूसरे केस आ जाते हैं, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 12 करते 16 केस हो गए। फिर उसकी अपील चलती है इलाहाबाद हाई कोर्ट में, जिसका फैसला कल आता है, कल आया, गए कल को, और उसमें हाई कोर्ट ने इन दोनों को बाइज्जत बरी कर दिया। कमाल देखिए, ये कहते हुए कि CBI इनका गुनाह साबित करने में असमर्थ रही, फेल हुई। वही जो हर जजमेंट में लिखी होती है लाइन, CBI failed to prove beyond reasonable doubts कि इनका रोल क्या था, कैसे मारा। अब देखिए, इस केस में बड़े उतराव चढ़ाव आए। एक बार यहाँ कहने लगा कि मनिंदर सिंह जो है वो चाइल्ड पोर्नोग्राफी में डील करता है, क्योंकि उसके लैपटॉप में से कुछ ऐसी तस्वीरें मिली जिसमें बच्चे आधे कपड़ों में थे, छोटे छोटे बच्चे, और बड़ा हो हल्ला CBI ने कर दिया, लीक कर दिया इन्फॉर्मेशन, सब अखबार और TV पे शोर कि बच्चों का शोषण हो रहा है। ये मनिंदर सिंह बच्चों से शोषण करता था। लेकिन 2 दिन के बाद खबर आई कि वो बच्चे कोई और नहीं, मनिंदर सिंह के अपने ही ग्रैंड चिल्ड्रन थे, जो घर में उसने अपने बेटे के बच्चे और बेटी के बच्चे जो भी थे ग्रैंड चिल्ड्रन, उनके साथ खिंचवाई हुई फोटो थी। तो वो मामला ठंडा हुआ। उसके बाद इंटरनेशनल लेवल पे जो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ की जो एक बॉडी है जो पूरा डाटा संभाल के रखती है, कौन सा आदमी किस देश में ऐसे काम करता है,
उनकी मदद ली गई तो कहीं भी मनिंदर सिंह का जिक्र नहीं निकला। बच्चे उसके अपने घर के थे जहाँ कोई अब्यूज़ का मतलब नहीं है। तो करते करते ये पूरी सुनवाई के दौरान कल इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट ने इन दोनों को बाइज्जत बरी कर दिया और सीबीआई को फटकार लगाई कि सीबीआई के पास पर्याप्त सबूत नहीं थे। हाई कोर्ट ने कहा कि सीबीआई ने सिर्फ सुरेंद्र कोहली के कन्फेशनल स्टेटमेंट के ऊपर अपना केस बनाया। उसको तस्दीक करने के लिए कोई एडिशनल एविडेंस मटेरियल या इस किस्म की वो साथ में प्रोड्यूस नहीं की। अब कोई भी एक्यूज पुलिस की मार से थर्ड डिग्री से बचने के लिए गुनाह कबूल कर लेता है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो असल में गुनहगार होता है। ये बहुत बड़ा झटका इंसाफ को और सीबीआई को हाई कोर्ट ने दिया। अब देखना होगा कि इसके खिलाफ सीबीआई सुप्रीम कोर्ट में जाएगी या चुप करके बैठ जाएगी। ये पहली बार नहीं है कि सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन में इस किस्म की टिप्पणियां बड़ी अदालतों ने की हो। मैंने आपको एक पुराने एपिसोड में बताया था कि मेरे केस में जहाँ छोटा राजन मेरे ऊपर करवाए हमले में एक एक्यूज था और उसका जब केस छोटा राजन के पकड़े जाने के बाद सीबीआई ने अदालत में गया तो सीबीआई ने एक हल्फनामा दे दिया कि बलजीत परमार इस केस का कंप्लेनेंट वो लापता है, मिल नहीं रहा। अरे भाई साहब, मैं मुंबई में अपने घर में बैठा हूँ, एक टीवी चैनल पे काम कर रहा हूँ। सब पुलिस वाले जानते हैं दिल्ली में सीबीआई के पीआरओ जो डीएसपी रैंक के ऑफिसर थे, अब तो शायद एसपी प्रमोट हो गए, वो उनके पास मेरे नंबर हैं। आधे सीबीआई के ऑफिसर मुझे पर्सनली जानते थे उस समय, अब तो रिटायर हो गए। किसी से पूछ लेते, मुंबई के पुलिस कंट्रोल रूम से पूछ लेते, प्रेस क्लब से पूछ लेते, पत्रकार संघ से पूछ लेते, किसी पुलिस अफसर को पूछ लेते, मेरा पता चल जाता मैं कहाँ हूँ। लेकिन सीबीआई ने बयान दे दिया कोर्ट को कि बलजीत परमार नहीं मिल रहा। अब जब कंप्लेनेंट ही नहीं है तो इस केस को फाइल कर देना चाहिए और सीबीआई कोर्ट ने वो केस बंद कर दिया और छोटा राजन को माफ़ कर दिया, बरी कर दिया। तो ये तो सीबीआई का काम करने का तरीका है। अभी मैं कल देख रहा था हरियाणा में एक आदमी जिसको 31 साल पहले ये कह के केस बंद कर दिया गया कि वो तो मर गया, आज वो सामने खड़ा हो गया, बोलता है मैं तो जिंदा हूँ। तो ये सीबीआई के काम है काम करने के। इतने बड़े बड़े घोटाले उनको दिए जाते हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए, 2G 3G, उसके पहले बोफर, उसके पहले ये वो, किसी में कभी कुछ नहीं हुआ। ये सिर्फ सरकार का पक्ष पूछते हैं, काम कम करते हैं, बातें ज़्यादा। उसके कुछ कारण होंगे, लेकिन ये बहुत बड़ा झटका इंसाफ को। वही लोग जिनको पहले फांसी की सज़ा होती है, फिर कम करके उम्र कैद में और अब तीसरी बार अपील में उनको बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। अब इसको वाह रे मेरा कानून कहे या वाह रे हमारी सीबीआई कहे या वाह रे इंसाफ कहे, लेकिन हमारी हमदर्दी उन गरीब परिवारों के साथ है जिनके 16 मेंबर जीव उस मौत मारे गए जो कभी उन्होंने सोची नहीं थी। उनको इंसाफ कब मिलेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो दोस्तों, आने वाले दिनों में इसी किस्म के केसेस लेके हाजिर होते रहेंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।